जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को बंगाल ग्लोब बिजनेस समिट के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा है कि वो किसी पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहती, हम लोगों को बांटना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक करना चाहते हैं, एकता ही हमारी ताकत है, हम तभी सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हो पाएंगे। बंगाल के सीएम ने कहा है कि अगर आप आपस में बटे रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा है कि बंगाल में स्थिरता है या सुरक्षित है, इसे पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है। इससे पहले बंगाल ग्लोब बिजनेस समिट में ममता बनर्जी ने बताया कि समिट में 19 राजदूत समेत 42 देशों के 4300 पार्टिसिपेंट शामिल हुए, 137 AMOU साइन हुए और उन्होंने बताया कि बिजनेस समिट में 3,42,375 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद अब योगी सरकार जल्द ही छात्राओं को स्कूटी देने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया था। जी हां, आपको बता दें कि स्कूटी 12वीं पास मेधावी छात्रों को दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के 100 दिन के एक्शन प्लान में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया। छात्राओं की संख्या के लिए जिलों से भी प्रस्ताव मांगा गया है। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्कूटी देने की घोषणा की थी। बीजेपी ने इसके बाद संकल्प पत्र में स्कूटी देने का वादा जोड़ा था। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि 21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर की जयंती पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन रात 9:15 पर लाल किले की प्राचीर जगह लॉन से शुरू होगा। इस दौरान कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रमुख सिख नेता शामिल होंगे। साथ ही इस मौके पर 400 रागी शब्द कीर्तन करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री के संबोधन कार्यक्रम को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। जी हां, आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने राजस्थान का सीएम बनने की इच्छा जताई है। सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है कि पायलट और सोनिया की इस मुलाकात में भविष्य में राज्य में पार्टी के अंदर सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई है, खासकर तब जब कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यहाँ आपको याद दिला दें कि सचिन पायलट ने अंतिम बार पार्टी में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख और डिप्टी सीएम का पद संभाला था। हालांकि साल 2020 में उन्होंने ये दोनों पद गंवा दिए थे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से पायलट की हुई इस अहम मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में आगे पायलट की भूमिका क्या होगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चलाई जा रही अटल पेंशन योजना के तहत कुल अंशधारकों की संख्या 2021 से 22 में 4 करोड़ को पार कर गई। ये जानकारी पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने दी है। बता दें कि PFRDA के मुताबिक 2021 से 22 के दौरान 99 लाख से अधिक अटल पेंशन योजना खाते खोले गए, जिसके साथ मार्च 2022 के अंत तक इस योजना के तहत नामांकन करवाने वालों की संख्या 4.1 करोड़ हो गई। मार्च 2022 के अंत तक योजना के तहत हुए कुल नामांकन में से करीब 80% लोगों ने 1,000 रुपए की पेंशन योजना और 13% ने 5,000 रुपए की पेंशन योजना का चयन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ईमानदार मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र दिया है, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके आवास पर छापेमारी की थी और कुछ भी नहीं मिला था। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें इस साल के अंत में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा, प्रधानमंत्री ने CBI को मेरे आवास पर छापा मारा, अधिकारी मेरे बेडरूम में घुसे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार PM ने मुझे ईमानदार CM का प्रमाण पत्र दिया। हमारी ईमानदार सरकार है, हमने इसे दिल्ली और पंजाब में बनाया है, अब हम कर्नाटक में सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच MNS चीफ राज ठाकरे ने मराठी फिल्म भोंगा का पोस्टर जारी किया है। भोंगा के हिंदी में मतलब होता है लाउड स्पीकर। फिल्म के जरिए MNS चीफ ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है। MNS छत्रप सेना के अध्यक्ष अमैया खोपकर, MNS के महासचिव संदीप देशपांडे और अमोल खांगे ने फिल्म भोंगा को रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। MNS छत्रप सेना के अध्यक्ष अमैया खापेर, MNS के महासचिव संदीप देशपांडे और अमोल खांगे ने फिल्म भोंगा को प्रोड्यूस भी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से संबंध कथित धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ बृहस्पतिवार को आरोप पत्र दाखिल किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मलिक को इस मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह भी न्यायिक हिरासत में है। ईडी के वकील ने कहा कि अदालत की रजिस्ट्री में 5000 से अधिक पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून के मामलों की विशेष अदालत दस्तावेज के सत्यापन के बाद आरोप पत्र पर संज्ञान लेगी। गर्मी से बेहाल जम्मू वासियों को वीरवार को हल्की सी राहत मिलती नजर आ रही है। जहां आसमान पर बादलों का ढेर है, वहीं धूल भरी हवा भी परेशानी का कारण बनी। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही जम्मू संभाग में गर्मी का प्रकोप दिखना शुरू हो गया था। कश्मीर में इस महीने में कई बार हल्की बारिश होती रही, पर जम्मू में गर्मी का कहर जारी रहा। वहीं वीरवार सुबह मौसम सुहाना बना और बादलों के छाने से लोगों को राहत मिली। जम्मू संभाग में बिजली कटौती भी लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। शहरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी हो रही कटौती से लोग परेशान हो गए हैं। लोगों ने सोशल मीडिया के सहारे प्रशासन को घेरना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 20 और 21 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना जताई थी। बौचहा में बीजेपी की हार के बाद एनडीए में खूब बयानबाजी हो रही। खासकर जीतन राम मांझी की पार्टी हम बीजेपी पर हमलावर है और हार के लिए किसी न किसी बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। इससे पहले जब मुकेश साहनी की पार्टी में बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब जीतन राम मांझी को भी अपनी पार्टी में टूट का डर सता रहा था। लेकिन जब अब बीजेपी को बौचहा में हार हुई है, तब मांझी और उनकी पार्टी हमलावर है और हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसके साथ ही मांझी की पार्टी ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने गुरुवार को चंपावत सीट से इस्तीफा दे दिया, ताकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो सके। गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। इस दौरान गहतोड़ी के साथ अन्य नेताओं के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद थे। खंडूरी ने बताया कि चंपावत के विधायक ने अपनी विधानसभा सदस्यता छोड़ दी है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। बीजेपी का एक और नेता ने अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन्हें रबर का गुड्डा करार दिया। सिद्धू ने विपक्ष के इस आरोप को सही ठहराया कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का नेतृत्व राज्य में सरकार चला रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मान सरकार के आने के बाद पंजाब में कानून व्यवस्था में भारी गिरावट आई है और बीते एक महीने में 40 लोगों की हत्या हुई है। सिद्धू ने पूर्व विधायक नवजोत सिंह सीमा और यहाँ पे अश्विनी शेखरी के साथ पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से चंडीगढ़ में मुलाकात की और राज्य की कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया। देश के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट कोयला संकट से जूझ रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 तक देश के करीब 30% थर्मल पावर प्लांट के पास 10% या उससे भी कम कोयला का स्टॉक बचा था। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में डिमांड बढ़ने की वजह से पावर सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में कोयला संकट गहराता जा रहा है। पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से बिजली प्रोडक्शन बाधित हो रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 को देश के 164 बड़े थर्मल पावर प्लांट में से 27 थर्मल पावर प्लांट के पास 0% से 5% तक की जरूरत का कोयला स्टॉक बचा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा है कि रूस ने मारियोपोल को आजाद करा लिया है। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया कि रूस ने बड़े अज़ोवस्टल स्टील प्लांट यूक्रेन का बंदरगाह शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। अजोव सागर में स्थित मारियोपोल पर पूर्ण नियंत्रण रूस के लिए एक बड़ी रणनीति जीत करेगी। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के एक मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान निकले जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मोदी सरकार पर दिल्ली के जहांगीरपुरी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में एक विशेष समुदाय के घरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए बुलडोजर संस्कृति की आलोचना की। तेजस्वी ने भारत में घुस आए चीन पर चुप्पी को लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला। तेजस्वी ने कहा है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में 2 गांव बना लिए हैं, लेकिन केंद्र इसके बारे में 2 शब्द बोलने से डरता है, उन्हें ध्वस्त करने के बारे में भूल जाता है। क्या वे राष्ट्रीय हित, एकता और अखंडता और संविधान के बारे में चिंतित है या सिर्फ एक विशेष समुदाय पर बुलडोजर चला रहा है? तेजस्वी ने पूछा है कि अगर जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण है तो सरकार के प्रशासन अब तक क्या कर रहे थे? पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब हमारे फोन में 2000 रुपए का मैसेज कब बोलेगा। सरकार 15 मई से पहले इस योजना की 11वीं किस्त खाते में डाल देगी। केंद्र सरकार ने ऑफिशियल तौर पर तो अभी पैसे डालने की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था। देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई थी। गौरतलब है कि पीएम किसान
किसान योजना की 10वीं किस्त नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज भी दिल्ली, मुंबई सहित देश के चारों महानगरों और प्रमुख शहरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले दिनों 80 से 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद इधर कुछ दिनों से फ्यूल प्राइस स्थिर बना हुआ है। करीब 2 सप्ताह की कंपनियों ने तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल अब भी 105.41 रुपये लीटर बिक रहा है, लेकिन डीलर्स का अनुमान है कि अगर कच्चे तेल का भाव जल्द नीचे नहीं आया तो पेट्रोल डीजल दोबारा महंगा हो सकता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।